गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में मैंने कल समझा दिया था कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। आज के टॉपिक है वर्ण। वर्ण में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वर्ण किसे कहते हैं। दिया गया है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण की एक और परिभाषा हम लोग छोटा सा सीख सकते हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या इससे भी और छोटे क्लास के बच्चे के लिए है कि हमारे मुख से जो अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं उसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब ही होता है कि ऐसी ध्वनि, ऐसा टुकड़ा जिसका कभी खंड नहीं हो सके, मतलब कि सबसे लास्ट पोजीशन पे, मतलब उसके बाद और कोई खंड या टुकड़ा न हो सके। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि। यहाँ पे क हलंत का मतलब होता है आधा क, फिर आधा ख, फिर आधा ग। तो क को जब कभी भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, क जो है ये व्यंजन वर्ण है। क को अगर हम लोग सोचेंगे कि स्वर की सहायता न लें और ऐसे ही हम क का उच्चारण कर लें तो ये असंभव हो जाएगा। आप खुद कोशिश करके देख सकते हैं कि क का उच्चारण, जैसे मान लीजिए अभी हम बोले क तो इसमें अ आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें अ छुपा हुआ है। और कभी भी व्यंजन वर्ण जो होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, क से लेकर य ल तक जितना भी हो, सब में अ छुपा हुआ रहता है, मतलब कि कोई ना कोई स्वर की सहायता लेकर के ही व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 35 होती है, यानी कि 35। तो स्वर्ण वर्ण होते हैं 11, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, अ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। अपने अपने विद्यालय में जैसा सिखाया जाता है उन लोग को वैसे ही सीखते हैं, या अपनी मातृभाषा में जैसे सीखते हैं लोग, घर पे उनकी मम्मी जैसे सिखाती है, बड़ी ऊ, छोटी ऊ या हर्षौ या दीर्घौ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, जैसे वो लोग सीखे। अब देखिए यहाँ पे अ तक हम लोग 11 स्वर्ण वर्ण पढ़ लिए और बच गया अंग और अ। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 11 तो हो गया स्वर्ण वर्ण, लेकिन अंग अ को क्या कहेंगे। इसको तो हम लोग ना स्वर में रख रहे हैं, ना व्यंजन में रख रहे हैं। अंग जो है ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो आखिर है क्या। तो इसको हम लोग अंग और अ को क्या कहते हैं, अयोगवा, अयोगवा। अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं। यहाँ फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अभी जो मैंने पीछे बताया कि ऐसा वर्ण जो न स्वर हो और न ही व्यंजन हो, उसी को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अंग और अंग, ये इसका मतलब कि ये पूर्ण चंद है और इसको अर्ध चंद कहते हैं। जैसे आ, इसको हम लोग बोलते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। आगत वर्ण उसको कहा जाता है जो मतलब कि विदेश से आया हुआ है और उसको हम लोग अपने भाषा में, हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कॉल, कॉल करने के लिए बोलते हैं कॉपी, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कॉपी, ठीक ना। तो इसको कॉपी ऐसे लिखते हैं, कॉफी लिखते हैं, कॉपी, कॉफी, बॉल। तो इसमें क्या है, आधा चांद लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिख दें, क में अ कर की मात्रा लगाकर कॉपी लिखे तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। कॉपी इसलिए कि ये आधा चांद, ये मतलब कि कॉपी इंग्लिश वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। ये मतलब दूसरे देश से आया हुआ है और
हम लोग अपने देश में इसको प्रचलित भाषा में बोलते हैं। इसी को हम लोग कॉपी कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको ज और फ। ज और फ के नीचे दो बिंदु लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नुक्ता वर्ण। इसको क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण। इसको कहते हैं नुक्ता वर्ण। ज और फ का अधिकांशतः प्रयोग फारसी भाषा में होता है। ये फारसी वर्ड है। यहाँ तक समझ गया? ज और फ को फारसी भाषा कहते हैं और इसके नीचे जो दो बिंदु दिया हुआ है इसको नुक्ता वर्ण कहते हैं। जी किसी भी शब्द में अगर ऐसा वर्ण लग जाता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण की संख्या क्या है? 35 है। तो व्यंजन वर्ण मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व त ला वी स मू ध नि स द न ति स ह। मतलब कि क से लेकर के ह तक की जो संख्या है 35, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण अब हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं छ त्र ज्ञ और स्र। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये छ त्र ज्ञ और स्र ये चारों जो क्या है संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे लिखे हैं हम संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन मतलब दो वर्णों से मिल करके बना है उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ को हम लोग दो वर्ण से मिला करके बनाए हैं, जैसे क हलंत प्लस स। तो ये दो वर्ण मिल करके एक वर्ण बनता है संयोगी छ। अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं इसी को, यहाँ से ये लिखे या ये लिखे, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पे मैं स में हलंत नहीं लगाई हूँ तो यही तक हो गया। अगर स में हलंत लगाती हूँ तो अ एक बाहर आ जाएगा। तो क हलंत स हलंत प्लस अ, कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है, कहीं कहीं ये भी दिया रहता है। तो इसलिए दोनों आप लोग को याद करना है। त्र में देखिए त हलंत प्लस र, या लिखिए त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। फिर ज्ञ को लिखेंगे ज हलंत प्लस य, या लिखेंगे ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। फिर लिखेंगे स्र को स्र हलंत प्लस र, स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तो इस चारों को आप लोग याद करके रखिएगा। इन चारों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्ञ। ज्ञ का सारे लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये सब अधिकांशतः याद है। त्र और स्र दो का तो आसानी से याद हो जाता है, को संयोगी छ और ज्ञ को याद करने में कठिनाई होती है। तो इसलिए इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे कि छ को संयोगी छ को और ज्ञ को कैसे तोड़ेंगे। जैसे कभी कभी अगर ना याद हो तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी आप बना सकते हैं। जैसे छ का स्पेलिंग होता है KSH, तो के से हम क लिख दिए और ए से लिख दिए स। इसी तरह से त्र का भी बनाएंगे टी और त्र। फिर स्र को भी बनाएंगे SHR, तो ए से तलावी स और आर से र। तो अगर इंग्लिश वर्ड ना याद, हिंदी वर्ड ना याद रहे तो इसको इंग्लिश में याद करके उसको आप लोग तोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है और व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है और फिर व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कहीं कहीं व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांट कर पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं 3 भागों में। तो यहाँ पर मैं दोनों आपको बता दे रही हूँ, दोनों आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ इरेज करती हूँ। देखिए यहाँ पे बताए कि स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है और व्यंजन वर्ण को 4 भागों में। तो इसको हम लोग बांटे हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन आएगा? हमने तो स्वर 11 पढ़ लिए, अब इसमें से हम लोग को छांटना है कि ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है और प्लुत स्वर कौन है। तो ह्रस्व स्वर मात्र 4 होता है, जैसे अ, हर्षई यानी कि छोटी ई, हर्षऊ यानी कि छोटी ऊ और री। 4 हो गया आपका ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में आ जाएगा जो इन चारों में से जो बच गया
वो सारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ या दीर्घ ऊ कहिए, फिर ए, फिर ए, ओ और औ। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तो समझ में आया। अब प्लुत स्वर किसको कहेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उसको कहते हैं जिससे ह्रस्व से दुगुना समय लगे, जिसको इसके अपेक्षा दुगुना टाइम लगता है, दुगुना समय लगता है, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर उसको कहते हैं कि जो ह्रस्व और दीर्घ के अपेक्षा इसमें तिगुना समय लगता है या तिगुना से भी अधिक समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए देखोगे कि ऐसे दिया रहता है एस आकार की। इसको हम लोग जब रस अलंकार पढ़ेंगे उस समय इस चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुरु। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, गुरु। तो जैसे लिखा रहता है ओम, ओम लिखा है ना इसमें, तो ओम को हम लोग इन दोनों के अपेक्षा इसमें कितना उच्चारण कीजिए ओम, और इसको ह्रस्व स्वर को और दीर्घ स्वर को उच्चारण कीजिए, और फिर आप प्लुत स्वर को उच्चारण कीजिए। इन दोनों से अधिक समय इसमें लगता है, जिसमें इन दोनों के अपेक्षा अधिक समय लगे उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे लिखेंगे इसको ऐसे ओ ई म, मतलब कि ए ऐसे लिखेंगे तब जाके तीनों मिला करके एक ओम बनता है, इसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी डीजे वगैरह सुने होंगे, जिसमें डीजे में बजता है तो हेलो 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 इस तरह से आवाज आती है, तो उसमें मतलब कि तिगुना चौगुना समय लगता है। या आप गीत सुने होंगे, या राम जी की जो चौपाई होता है उसमें देता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई ई, तो ई क्या होता है, दुगुना तिगुना समय लगता है, तो इसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण में 35 जो वर्ण है, इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। किसको स्पर्श व्यंजन, किसको अंतस्थ व्यंजन, किसको उष्म व्यंजन और किसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तो हमने समझा दिया है, यहाँ पे आप लोग खुद से समझ लेंगे और लिख लेंगे। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम लोग लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ पे क ख ग घ अंग लिखे, इसी को हम लोग इतना ना लिख करके क्या लिख देंगे, क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग। इसी तरह से इसमें लिखेंगे चवर्ग। यहाँ पे तो समझ में आ गया आप लोग को कि चवर्ग का मतलब क्या हुआ, यानी कि च छ ज झ ञ। फिर लिखेंगे ट वर्ग, फिर लिखेंगे त वर्ग, फिर लिखेंगे प वर्ग। तो ये जो हुआ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये इतना जो 25 वर्ण हुआ, ये क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन हुआ। इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी इसके बाद वाला वर्ण आएगा, य, त्वर्गी न या अड़, फिर न, फिर म, इसी पांचों को हम लोग पंचम अक्षर कहते हैं। ठीक ना, इतना समझ में आया कि स्पर्श व्यंजन उसको कहते हैं कि मतलब कि जो हमें स्पर्श हो, जैसे कि क ख ग घ पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क से लेकर के म तक के वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में होगा य, र, ल और व। ये हुआ 4 अंतस्थ व्यंजन। अब आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में हो जाएगा तलावे स, मूर्धनी स, दंती स और ह। अब देखिए उष्म व्यंजन को जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो इससे हमारे मुख से हमेशा उष्मा निकलेगी। जब जब इसके चारों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से उष्मा निकलेगी। जैसे आप अपने मुख के सामने ऐसे हाथ ले जाइए और तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, इस चारों को उच्चारण कीजिए
तो महसूस होगा कि हमारे मुख से उष्मा निकल रही है। इन चारों को हम लोग ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो आप पे ऊपर में पढ़े हैं, संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस चारों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बना है, जिसको आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे तोड़ेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इस सारे की परिभाषा की जरूरत है तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सारे की परिभाषा लिखवा दीजिए, तो मैं सबका परिभाषा भी लिखवा दूंगी। और नहीं तो इतना में समझ में आ गया तब तो ठीक है। तो आज हम लोग इतना पढ़ लिए, इतना आप लोग को समझ में आया। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पंचम अक्षर किसको कहते हैं, फिर पढ़ेंगे कि अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद और वर्ण विच्छेद कैसे बनता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।